Good morning, students. In the previous topic, we study about the electric dipole and some example of electric dipole. So today we are going to study about the electric dipole moment and the derivation related to the electric dipole moment or electric dipole. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमें समझना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। द सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हियर वी मेक अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस assume that this is electric dipole and here is a charge minus q and plus q. From the center of mass of the system means electric dipole, let us assume the distance of minus q is L and plus q is also L, because this point is the center of mass. So the length of electric dipole we assume that is 2L or 2A. क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। तो इस डायग्राम से हम यहाँ पर देखते हैं कि 2L लेंथ लिया गया है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में। क्यों 2L लिया गया? L भी हम ले सकते थे। तो इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर हम यहाँ पर L ले लेंगे तो सेंटर ऑफ मास से इस चार्ज की डिस्टेंस L/2 होगी और इस चार्ज की डिस्टेंस L/2 होगी। और जब हम कोई डेरिवेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो वहाँ पर फ्रैक्शन टर्म्स आएगा और फ्रैक्शन टर्म्स जब आएगा तो उसका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। उसी के लिए यहाँ पर 2L डिस्टेंस लिया गया। दूसरा रीज़न, सेंटर ऑफ मास से दोनों की डिस्टेंस को मेजर किया गया है एंड दैट डिस्टेंस विल सेम फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, यानी इस सेंटर ऑफ मास से इस चार्ज की और इस चार्ज की दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। तो अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि क्या डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो इसमें अगर हम किसी चार्ज की बात करें तो अगर उसमें हमने साइन ले लिया माइनस क्यू या प्लस क्यू, तो दिस इज़ नॉट इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इफ़ वी इग्नोर द साइन, अगर हम साइन को नहीं लेते हैं, खाली क्यू लेते हैं, तो देन इट इज़ नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? इस पूरे डाइपोल की जो लेंथ होगी, मतलब 2L से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कहा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यही जो प्रोडक्ट होता है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल p। हियर L इज अ पोजीशन वेक्टर, L इज पोजीशन वेक्टर। सो हियर इफ वी राइट p is in the form of vector, so this is 2qL vector or 2qa vector. And what is the unit of electric dipole moment? That is coulomb meter. One is the very important things, that is what will be the direction of electric dipole moment. तो यहाँ पे डायरेक्शन कभी कभी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो ये हो गया आपका फार्मूला और डेफिनीशन। डेफिनीशन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of
magnitude of either charge and length of an electric dipole is called electric dipole moment. So this is the definition of electric dipole moment, and here we write the formula of electric dipole moment. So electric dipole moment is P is equal to Q into 2L, and the formula of electric dipole moment is written in the vector form, that is phi vector phi is equal to 2ql vector, and the unit of electric dipole moment is coulomb meter. One thing is very important, what is the direction of electric dipole moment? So the direction of electric dipole moment is always from negative to positive charge. यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ गिवन चार्ज सिस्टम। यहाँ पर क्वेश्चन में एक चार्ज सिस्टम दिया गया है और पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए हमने एज्यूम किया है। यहाँ पर जो चार्ज आपको दिया गया है माइनस क्यू और यहाँ पर है +2q। तो अभी हमने आपको बताया है कि चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ पर +2q को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, +q एंड +q। तो इसमें से एक +q चार्ज इसके साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा और दूसरा जो बचा हुआ +q चार्ज है वो -q के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, सो हियर वी राइट वेक्टर P1, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सेकेंड इज P2। सो हियर यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, एक यहाँ पर ये सिस्टम बनाएगा और एक ये बनाएगा, और दोनों के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री एज्यूम करेंगे और जब 60 डिग्री मानेंगे तो यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस एंड दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज P। क्लियर? इन क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और वहाँ पर दो वेक्टर का रिजल्ट निकालने का फार्मूला आपको गिवन होगा, दैट इज R इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्लियर? सो यहाँ पर हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले P1 और P2 की वैल्यू निकालेंगे।
P1 और P2 दोनों सेम होगा, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल में लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, सेम है. सो हियर वी राइट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज दैट इज Q and length of electric dipole that is A. Clear? So here we put in this formula in the place of A that is P1 and in the place of V that is P2 and in the place of R that is P. So what will be the final expression? What is the result by this formula? इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे. P is equal to under root P1 square plus P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos, अब दोनों के बीच एंगल हमने निकाला है, कितना है, 60. क्लियर? P1 और P2 सेम है, तो इसको हम सिंपली P1 स्क्वायर दोनों को लिख सकते हैं प्लस 2P1 स्क्वायर लिख देंगे इंटू cos 60 1/2. 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, तो अंडर रूट 2P1 स्क्वायर प्लस P1 square. So finally we get 3P1 square. After simplification we write root 3 P1 and we also calculate the value of P1 that is QA. So here the final answer is root 3 QA. This is the answer of this question. So this is the question that is related to electric dipole moment. So now let us start next topic, that is the derivation of electric field of an electric dipole. तो यहाँ पे हम अब सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड, उसका डेरिवेशन. सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें -Q और +Q चार्ज होते हैं. इनके बीच की जो लेंथ होगी, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी है, 2L है. तो अगर हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सिंगल चार्ज का डेरिवेशन हम पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज 1/4πε0 Q/r². सो यहाँ पे 2 चार्जेज हैं, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, और अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी तो वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करके हम वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ कहाँ कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पर हमने 2 लाइन ड्रा की है. एक जो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से लाइन जा रही है एंड दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, एंड वन लाइन ज्वाइन टू द इलेक्ट्रिक डायपोल चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. This line is known as axial line and this line is known as equatorial line. अगर हम इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर कहीं पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो एक्सियल पोजीशन होगी, और इस पर निकालेंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, और इसके अलावा कहीं पर आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगी, जनरल पोजीशन. इन क्लास 12 सिलेबस केवल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल में निकालना है अकॉर्डिंग टू NCERT. जनरल पोजीशन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 by 1 स्टडी करेंगे. क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड in axial position and electric field in equatorial position. Clear? So let us start first part, that is axial position. So topic is electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। और इसमें जो आपका पहला टॉपिक होगा वो होगा फर्स्ट, दैट इज एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एज्यूम करेंगे और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने 2 चार्जेस को कंसीडर किया है, -q और +q। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है, 2l। तो सेंटर ऑफ मास से l और l हम अलग अलग इसको एज्यूम कर लेंगे, एंड दिस इज नोन एज A पॉइंट, दिस इज नोन एज B पॉइंट। सेंटर ऑफ मास से हमने एज्यूम किया है r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया P, जहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई +q चार्ज होगा तो उससे किसी भी डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दिस चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और अगर ये -q ले लिया हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगी। दिस इज द concept that will used in this derivation. So here we calculate the distance of these 2 charges, यानी +q और -q की डिस्टेंस P पॉइंट से कितनी है। ये पूरी डिस्टेंस आपकी r है, ये डिस्टेंस आपकी l है। तो अगर हम r में से l को माइनस करेंगे तो +q से डिस्टेंस निकल आएगी इस पॉइंट की, यानी +q से डिस्टेंस हो गई r - l। ऐसे -q चार्ज से ये डिस्टेंस हो जाएगी r + l। क्लियर। अब सेकंड थिंग हमें क्या करना है, डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस +q चार्ज के कारण डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, दैट इज एज्यूम दैट E1, और -q के कारण इधर होगी इनवर्ड, दैट इज E2। और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180, बिकॉज दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर। तो यहाँ पे हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हमें दोनों फील्ड का फार्मूला लिखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q and -q charge at point P, or E1 is equal to kq by r minus l का square. But here if we write vector form, so here the direction is n cap, or here the direction is -n cap. So in the form of unit vector we write here n cap, and E2 is equal to kq upon r plus l का होल स्क्वायर। ये -n cap होगा तो माइनस को इधर ले आएंगे, ये n cap हो गया। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। नेट फील्ड at P, that is vector E by vector sum, vector E1 plus vector E2. So here we write vector E is equal to kq within bracket 1 upon r minus l raised to power 2 minus 1 upon r plus l raised to power 2, और फाइनली यहाँ पे n कैप बाहर आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के क्यू आर प्लस एल एलसीएम लेने के बाद
माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट वेक्टर एन कैप। क्लियर? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन if we solve these terms, that is after simplification we get 4RL upon r square minus l square to whole square, और यहाँ पर हो जाएगा n कैप। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू k 2 इंटू 2QL इंटू r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू पावर 2 और एन कैप। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू पावर 2 एन कैप। क्लियर? सो दिस इज द डेरिवेशन इन एक्सियल पोजिशन। वन पार्ट इज that is, we write here, if L is less than R, then L square is very less than R square, so L square term will be neglected, and the final expression is 1/4πε0 2p by R cube n cap. Clear? So this is the final expression of electric field in axial position. Thank you so much. Have a nice day.